स्वागत है आप सभी का। मैं गौरव त्रिपाठी हमारे यूट्यूब पोर्टल पर। आज बात यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर की जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं उसमें एक नया वीडियो आपको बना हुआ है, एक नया वीडियो जो आपको पिछले 2 दिन पहले पोस्ट किया गया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर के कंपल्सरी टॉपिक जिसे कहते हैं पीपुल एंड एनवायरनमेंट, मानव और पर्यावरण। मानव और पर्यावरण का ये जो टॉपिक है जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये टॉपिक अपने अन्य टॉपिकों की अपेक्षा थोड़ा आसान होता है। देखिए, फर्स्ट पेपर में आपको एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी होगी और उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, अगर आप स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे, फिर आपके मार्क्स 30 से नीचे आ जाएंगे। और किसी भी कीमत पर कितनी भी मेहनत करनी हो, कितनी भी टेक्निकली स्ट्रांग बनना हो आपको, जब तक आप 30 नंबर से ऊपर 31, 32, 33 और 34 और 35 यानी 30 से 35 के बीच में अगर आप क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो आपके नेट क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही आप 35 के ऊपर पहुंचते हैं, 35, 36, 37, 38, वैसे ही जीआरएफ होने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इस फर्स्ट पेपर के कंपल्सरी टॉपिक यानी पीपुल एंड एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे और हम बात करेंगे उसके आप 3 टॉपिकों पर। टॉपिक हो गए पर्यावरण क्या है, टॉपिक पढ़ेंगे हम सतत विकास और टॉपिक पढ़ेंगे हम इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र। आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हाँ, हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच मंडे से शुरू होने वाला है। जो बच्चे इस लखनऊ में रहते हैं वो हमारे ऑफलाइन बैच जो कि 11 बजे शुरू होता है, 11 से लेकर 12 तक होता है और वो पूरे के 6 दिन चलता है और एक टेस्ट सीरीज के साथ, यानी संडे को आपका टेस्ट होगा। 6 दिन आपको क्लासेस मिलेंगी, 2-2 दिन के लिए। 2 दिन आपको गुरु सर पढ़ाएंगे, 2 दिन गौरव त्रिपाठी यानी मैं पढ़ाऊंगा और 2 दिन आलोक सर पढ़ाएंगे। और कंप्लीट सिलेबस आपका एग्जाम के 10 दिन पहले तक हम क्लियर करेंगे। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस। ऑनलाइन के लिए आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन के लिए हमें क्या करना होगा, तो ऑनलाइन के लिए हमारे पास 3 नंबर लिखे हुए हैं। पहला नंबर 7753065000, ये नंबर अनिल सर का है। दूसरा 9721462740, ये जरूर सर का है। और तीसरा नंबर ये आलोक सर का है, 75659555 और 83। इन तीनों नंबर पर आप कॉल करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एडमिशन की प्रक्रियाएं, फीस, टाइमिंग, वो सारा प्रोसेस आप पूरी तरीके से जान सकते हैं। चलिए आ जाते हैं आपके वीडियो में। आज हम स्टडी यानी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानव और पर्यावरण। पर्यावरण और मानव। मानव क्या था? शुरुआत जब हुई पर्यावरण की, बहुत पहले, करोड़ों वर्ष पहले मानव पर्यावरण की शुरुआत होती है, लेकिन तब मानव का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन मानव के जन्म के पश्चात जब ज्ञानी मानव के जन्म के पश्चात का मतलब हमारा है सिर्फ ज्ञानी मानव से। जब ज्ञानी मानव की शुरुआत होती है तब वो पर्यावरण का दास हुआ करता था, यानी पर्यावरण जैसी स्थिति में उसे रखता था वो उसके साथ रहता था। लेकिन पर्यावरण है क्या? पहले ये तो जान लेते हैं कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण 2 तत्वों का मिश्रण होता है। कहते हैं पर्यावरण यानी चारों तरफ से घिरा हुआ आवरण। किसने किसको घेर रखा है, ये पॉइंट आता है। तो किसने किसको घेर रखा है? पर्यावरण के लिए एक छोटे से डायग्राम के साथ हम देखते हैं। 2 गोले मैंने बना के रखे हैं। जो छोटा गोला है वो है जीवों का यानी जैविक, और जो बाहर का गोला है ये है अजैविक। यानी जैविक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट को कितने सराउंड करके रखा है? अबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक तत्वों में। अब बात आएगी कि अजैविक तत्व कौन कौन से हैं। अब अजैविक तत्व जानने के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि पर्यावरण में कौन से संगठक यानी कौन से कंपोनेंट यानी कौन से तत्व भौतिक तत्वों से संबंधित है, जिन्हें अजैविक भी कहते हैं, जिन्होंने क्या कर रखा है? हमें यानी मानव को, मानव के साथ ही पौधों को और जितने भी छोटे सूक्ष्म जीव जंतु हैं सबको घेर के रखा है। किसने घेर के रखा है? अजैविक तत्व यानी अबायोटिक कंपोनेंट। अब इन अजैविक तत्वों में है कौन? अजैविक तत्वों में है कौन, देख लेते हैं। इन अजैविक तत्वों में कौन कौन होता है? हम तापमान कह सकते हैं या प्रकाश कह सकते हैं। हम और क्या कह सकते हैं? हम जल कह सकते हैं। हम और क्या कह सकते हैं? हम वायु कह सकते हैं। हम और क्या कह सकते हैं? हम मृदा। ये सभी क्या है? ये सभी भौतिक तत्व, फिजिकल कंपोनेंट्स। और इन्होंने किसको घेर के रखा है? जैविक तत्वों को घेर के रखा है। जैविक तत्व में कौन है? मानव है। मानव के साथ ही पेड़ पौधे हैं,
और सूक्ष्म जीव, ये सभी क्या हैं? जैविक तत्व हैं, जिनको अजैविक तत्वों ने घेर के रखा है। और इन दोनों ने एक भौतिक प्रणाली का निर्माण किया है जिसे कहते हैं पर्यावरण। दूसरी बात आती है कि पर्यावरण क्या क्या हो सकता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि पर्यावरण क्या है। एक तो पॉइंट हो गया कि अजैविक तत्वों और जैविक तत्वों का एक सम्मिलित प्रणाली, जिसमें अजैविक तत्वों ने जैविक तत्वों को घेर के रखा है, ये पर्यावरण हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा क्या है कि पर्यावरण हो क्या क्या सकता है। भाई किन किन चीजों को हम पर्यावरण कह देंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। किन चीजों को कहेंगे वो देखते हैं। आपके आसपास, जो शब्द से क्लियर है पर्यावरण के, आपके आसपास का घेरा, ये पर्यावरण है। दूसरा पर्यावरण क्या, किन चीजों को और पर्यावरण कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। किसको प्रभावित करने वाले कारक? जैविक पदार्थों को, यानी सॉरी जैविक घटकों को प्रभावित करने वाले कारक, जिन्हें क्या कहा गया? जिन्हें कहा गया अजैविक, यानी भौतिक, यानी प्रकाश या तापमान, यानी जल, वायु और मृदा। तीसरे पॉइंट आते हैं कार्य प्रणाली। बिल्कुल सही बात, कि पर्यावरण एक फंक्शनिंग यूनिट भी है, काम होता रहता है। क्यों? क्योंकि इसी पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से एक प्रणाली कार्य करती रहती है, जिस प्रणाली के ही बेस पर, के बिना पर क्या होता है? ये पर्यावरण सतत रूप से डेवलप होता रहता है और अपने अंदर मास डेवलपमेंट करता रहता है। कार्य कौन करता है? यानी जैविक और अजैविक तत्व तो आपस में एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं और एक प्रणाली बनाते हैं। तो क्या है? कार्य प्रणाली भी है। और इसमें होता क्या है? जीवन यापन की दशाएं, यानी हम अपना जो जीवन, अपना जीवन बनाते हैं, डेवलप करते हैं और खत्म होते हैं। इससे प्रणाली किसमें डेवलप होती है? वो इसी पर्यावरण में ही डेवलप होती है। तो पर्यावरण चार चीज क्या क्या हो गया? ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण आपके आसपास का एक सराउंडिंग है, आपके आसपास का एक घेरा है। किसका घेरा है? भौतिक पदार्थों का घेरा है। और उन भौतिक पदार्थों में कौन कौन है? प्रकाश है, जल है, वायु है, मृदा है। फिर प्रभावित करने वाला कारक, यही ये जो भौतिक तत्व है ये क्या कर रहे हैं? ये प्रभावित कर रहे हैं। किसको प्रभावित कर रहे हैं? जैविक पदार्थ। तो तीसरा क्या है? कार्य प्रणाली। बिल्कुल कार्य प्रणाली है, फंक्शनिंग यूनिट है। किसके माध्यम से होती है? जैविक अजैविक तत्वों के आपस में प्रक्रिया के माध्यम से होती है। जैविक अजैविक तत्व आपस में प्रक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं? इकोसिस्टम के थ्रू करते हैं, यानी पारिस्थितिक परितंत्र, जो आज का तीसरा टॉपिक होगा, मैं बताऊंगा। फिर आता है जीवन यापन की दशा, और ये सभी क्या करते हैं? एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें मानव, पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव अपना जीवन जीते हैं। तो ये था पर्यावरण। दूसरा टॉपिक सतत विकास। सतत विकास की आवश्यकता को पहले समझते हैं। मानव जब पर्यावरण के साथ अपनी अंतरक्रिया प्रारंभ करता है, तब वो मानव पर्यावरण का सिर्फ दास हुआ करता था, यानी सिर्फ वो क्या था? एक फैक्टर, एक रिस्पॉन्स, एक फैक्टर हुआ करता था। किसका? पर्यावरण का। लेकिन धीरे धीरे मानव ने क्या किया? एनिमल हस्बेंड्री का काम किया, फिर उसने कृषि का कार्य प्रारंभ किया, फिर आधुनिक मानव आ गया। यानी मानव और पर्यावरण की जो यात्रा थी, उसमें जो चौथा पॉइंट है, ये जो चौथा स्टेप है, वो आज का स्टेप है, जिस मानव को क्या कहते हैं हम आज? डिस्ट्रॉइंग ह्यूमन बीइंग कहते हैं, यानी चारों तरफ विनाश करने वाला मानव विनाश करने वाला है। उसके हर काम कहीं ना कहीं विनाशात्मक कार्यों के बल पर ही डेवलपमेंट हो रहा है। पेड़ पौधे काटे, बिल्डिंग्स बनाई, नदियों को पतला सटला कर दिया, किनारों तक घर बनवाए, हमने झीलों को खत्म किया, हमने कॉलोनीज बसाई, हमने जंगलों को काटा, हमने बस्तियां बसाई। तो डिस्ट्रॉय ही तो हो रहा है। नदियों के ऊपर बांध बनाए, बहुत सारे परतंत्र को, प्राकृतिक परतंत्र को हमने खत्म भी किया है। तो सतत विकास। अब सतत विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये जो डेवलपमेंट हम करते आ रहे थे, लगातार खनिजों का उत्खनन कर रहे थे अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे थे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लेकिन प्रकृति की भी तो एक सीमा है प्रदान करने की। जब हम प्रकृति से खिलवाड़ करने लगे तो क्या हुआ? धीरे धीरे प्रकृति अपनी जो परितंत्र है, वो परतंत्र, प्रकृति का परतंत्र सिकुड़ने लगा, और सिकुड़ने लगा तो मानव की आवश्यकताएं, जैसे पानी हुआ, जैसे मृदा हुआ, जैसे खनिज हुआ, इन सभी की क्या हुई? एक सीमा थी। इसके बाद ये फिर से नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। तब मानव को लगा कि कैसे डेवलपमेंट, अब जो ये डिस्ट्रॉइंग डेवलपमेंट था, जो मानव और पर्यावरण एक संबंध का चौथा चरण हुआ करता था, उसमें डिस्ट्रॉइंग ह्यूमन बीइंग ने सोचा नहीं, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि ये जो संसाधन है वो क्या रहे? वो बने रहे। फिर उसमें उसने क्या किया? तब मानव ने कहा नहीं, अब एक नया विकास आएगा जिसे हम कहेंगे सतत विकास, संद्रित विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले समझ लेते हैं क्या। मानव ने अपनी लोभ को पूरा करने के लिए
प्राकृतिक संसाधनों का बारंबार भरपूर उपयोग किया, लेकिन उसे लगा कि इन्हें लगातार आने वाली पीढ़ियों को बचाए रखने के लिए हमें कुछ नया करना होगा। तब मानव ने एक ऐसे डेवलपमेंट की पटकथा लिखी, एक ऐसे डेवलपमेंट की कहानी बनाई जिसे कहते हैं सतत विकास। तो सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें संसाधनों का ऐसा उपयोग किया जाए कि आज की पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं में कोई कमी न करे, लेकिन इस तरह से अनुकूलतम उपयोग करे ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन पूरी तरीके से बने रहें, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा अनुकूलतम उपयोग करें, आज की भी आवश्यकताएं पूरी हो, आने वाली पीढ़ी की भी आवश्यकताएं हो। ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्थिति बनती कहां से है? बात यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्थिति कहां से बनती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो स्थिति है, यानी धारणीय विकास जो शब्द है, वो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहीं से शुरू होती है। IUCN कहता है, WECD का एक कार्यक्रम होता है, इसमें 1987 में IUCN कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब मानव के विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष होने जा रहा है। बात समझी गई, विचार किया गया, लेकिन इस पे जो पहली महत्वपूर्ण मोहर लगती है वो 1992 के रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन में लगती है। यानी 1987 से WCED के प्रोग्राम से जो शुरुआत होती है, आवर कॉमन फ्यूचर, एक लेख आया था, उस लेख से जो शुरुआत होती है, उस शुरुआत की पे जो पहली मोहर लगती है वो 1992 में लगती है। इसमें पृथ्वी सम्मेलन है, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन में। एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये जो धारणीय विकास शब्द की उत्पत्ति है, इससे संबंधित एक व्यक्ति हैं ब्रंटलैंड कमीशन भी आया था, इसने सुझाव दिया था सतत विकास के बारे में। लेकिन पहली महत्वपूर्ण मोहर 1987 के बाद कब लगती है? 1992 में लगती है। और इस बात को पूरी तरीके से रजिस्टर्ड कब किया गया, यानी इस बात को पूरी तरीके से वैश्विक स्तर पर कार्य प्रणाली के अंतर्गत कब लाया जाता है? 2002 का जोहान्सबर्ग सम्मेलन। यानी सतत विकास से दो सम्मेलन जुड़े हुए हैं। पहला 1992 का पृथ्वी सम्मेलन है, रियो समिट, और दूसरा 2002 का जोहान्सबर्ग समिट। लेकिन समस्या इस बात की थी कि भाई हमने कह तो दिया कि सतत विकास होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए, लेकिन कैसे हो? इतनी लगातार जो हमने ग्रोथ किया था, उस ग्रोथ को कैसे खत्म किया जाए, कैसे दबाया जाए, और दूसरी दबाया नहीं जाए, कैसे उसको रिमॉडिफाई किया जाए, कैसे बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे। तब क्या किया गया? कुछ पैरामीटर्स बनाए गए, और ये पैरामीटर्स यूएन द्वारा गवर्न होते हैं। प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अभी तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बताया उसमें 3 प्रश्न आपको मिलेंगे या अभी तक पूछे गए। पहला प्रश्न पूछा गया सतत विकास क्या है। सतत विकास वो अवधारणा है जिसमें प्राकृतिक रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसा उपयोग किया जाए कि हम अपनी उपयोग में कोई भी कटौती ना करें और वही प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध हो। ऐसा विकास धारणीय विकास कहलाता है। शुरुआत कब होती है? ब्रंटलैंड ने की आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में 1987 में WCED द्वारा। पहली मोहर कब लगती है? 1992 के पृथ्वी यानी रियो सम्मेलन में, और पहली बार यह वैश्विक रूप विचारधारा के रूप में आता है, यानी जिसकी थीम ही थी 2002 का जोहान्सबर्ग समिट, जिसकी थीम ही थी क्या? धारणीय विकास। अब धारणीय विकास के बारे में 2 और बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात कि धारणीय विकास ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए कुछ विशेष प्रिंसिपल्स बनाए गए, पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जिन पैरामीटर्स पर चलकर ही हम धारणीय विकास को अचीव कर सकते हैं, यानी एक धारणीय विकास प्रकार की बात की जा सकती है। उसमें क्या है? उसमें जैसे परियोजना मूल्यांकन है, उसमें उत्पादन का विकेंद्रीकरण है, संसाधन संरक्षण है, प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र, ये सारे टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र है, उसमें जनमत का निर्माण है। भाई जनमत का निर्माण ऐसा नहीं पीपुल्स ओपिनियन, भाई सबकी राय लीजिए, कहीं कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो जनमत निर्माण है। वैश्विक संधियां हैं, उन संधियों का अनुपालन है। ये वैश्विक स्तर पर कार्य हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिनको समझकर, जिन पे कार्य करके ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। इसी बीच जब विश्व इस पे लगातार कार्य कर रहा था तो एक संयुक्त कार्यप्रणाली की आवश्यकता थी, जिसका नेतृत्व किया यूएन ने, और 2030 यानी 2030 तक
यूएन गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030। ये ईयर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएन गोल कब तक का है? 2030, 2030 तक का है। और 2030 तक के इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, जिसे यूएन ड्राइव करके ले चल रहा है, वो उसकी भी एक बड़ी खास बात ये है कि उस यूएन डेवलपमेंट गोल में, ये जो 2030 का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसमें 17 ग्लोबल गोल्स, 17 ग्लोबल गोल्स और 169 टारगेट्स। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। इसे पूछा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका ईयर है, तो ईयर कब है? 2030। कितने ग्लोबल गोल्स हैं? 17, और कितने टारगेट्स हैं? 169। तो 169 टारगेट्स, 17 ग्लोबल गोल्स, इसमें सतत विकास का यूएन गोल, जो कब तक लक्ष्य निर्धारित है? 2030 तक। इस ग्लोबल गोल में पूरे विश्व में सतत विकास को फैलाने के लिए 17 गोल्स निर्धारित किए गए, जो मैं आगे आपके चैप्टर्स में बताऊंगा। तो 3-4 बातें आपको सतत विकास में याद रखनी होंगी। पहला, पीछे से चलते हैं, पहला सतत विकास का यूएन गोल है, कब तक निर्धारित है? 2030 तक, 2030 तक। दूसरी बात कि इसमें कितने ग्लोबल गोल्स हैं? 17 ग्लोबल गोल्स हैं। कितने टारगेट्स हैं? 169 टारगेट्स हैं। सतत विकास की अवधारणा शुरुआत कब होती है? 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन द्वारा, और पहली बार इस पे मोहर कब लगती है? पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो समिट में लगती है। और किस सम्मेलन की थीम सतत विकास था? तो 2002 के जोहान्सबर्ग समिट की सतत विकास थी। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास के तीसरे पॉइंट पे आते हैं, परितंत्र। परितंत्र परितंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र ही वो ड्राइवर है, वो गाड़ी है, वो गाड़ी चालक है, जो क्या करता है? जो चलाता है। किसको चलाता है? वही तो चलाता है इस पर्यावरण में मानव और उसके आसपास के भौतिक तत्वों के संबंधों को। यानी मानव और उसके आसपास के भौतिक तत्व क्या करते हैं? फिर से आते हैं यहाँ कार्य प्रणाली में है, कार्य प्रणाली ना, तो कार्य प्रणाली किसके क्या करती है? वो एक परितंत्र का निर्माण करती है, जिसमें कौन है? जिसमें मानव है, पेड़ पौधे हैं, और उनके अजैविक तत्व हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं। ये सभी क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से प्रक्रिया करते हैं, और आपस में एक दूसरे से प्रक्रिया करते रहते हैं, और एक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो क्या होता है? जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? एक ओपन सिस्टम होता है, जिसमें एनर्जी आती रहती है और मास डेवलपमेंट होता रहता है। ये परितंत्र कई तरह के हो सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया कि परितंत्र क्या है, तो परितंत्र एक कार्य प्रणाली है जिसमें अजैविक और अजैविक घटक दोनों एक दूसरे से प्रक्रिया करते रहते हैं। इसमें ये क्या होता है? खोला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है, जिसमें ऊर्जा आती रहती है, ऊर्जा ही तो फ्यूल है, ऊर्जा आती रहती है, और मास डेवलपमेंट यानी पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु का निर्माण होता रहता है। फिर परतंत्र में क्या होता है? और परतंत्र, अब ये परतंत्र कई तरह से हो सकता है। जल का परतंत्र हो सकता है, स्थल का परतंत्र हो सकता है, पर्वत जंगल बहुत सारा होता है, पर्वत जंगल बहुत सारा होता है। तो परितंत्र मानव और उसके आसपास के भौतिक पर्यावरण का एक कार्य प्रणाली है, जिसमें ऊर्जा लगातार आती रहती है और मास डेवलपमेंट। आज के वीडियो में इतनी ही बातें, फिर नेक्स्ट वीडियो भी हम पोस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इसी सेक्शन के अगले पॉइंट पे हम और गंभीरता से विचार करेंगे। बाकी हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन वीडियोस के लिए, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड बाय।